हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मुगल कालीन झारखंड, अर्थात जब मुगल पीरियड चल रहा था तो झारखंड में क्या क्या इंपॉर्टेंट घटना घटी, उन घटनाओं से किस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, उन प्रश्नों पर भी हम लोग चर्चा करेंगे ताकि आप आसानी से कोई भी एग्जाम क्रैक कर सके। यह वीडियो नंबर 2, अगर 1 नहीं देखे तो कोई बात नहीं है, पहले 2 को भी देख सकते हो, उसके बाद 1 को देखना। हम कहानी के माध्यम से इस सेगमेंट को खत्म करेंगे, ठीक है। तो शाहजहां के शासन काल के आरंभ तक मुगल छोटा नागपुर से पूरी तरह परिचित हो चुके थे। मतलब जब शाहजहां के टाइम पीरियड चल रहा था तो छोटा नागपुर के बारे में जानने लगा, ठीक है। वे इस क्षेत्र के आंतरिक मामले में भी गहरी रुचि लेने लगे थे। मतलब शाहजहां चाह रहा था कि जो झारखंड है, झारखंड मेरे अंडर में हो, हम इसमें राज्य स्थापित करेंगे, राज्य मेरा राज्य स्थापित होगा, अब मेरे अंडर में झारखंड होगा, मैं इसको अपना प्रभुत्व जमा लूंगा, इस टाइप का इसका सोच था, ठीक है। यहाँ के निवासियों पर अपना प्रभुत्व स्थापित करने का हर संभव प्रयास कर रहा था। अभी भी मुगल इस क्षेत्र के दो भागों से ही गहरा संबंध था, एक कोकरा और पलामू, ठीक है। एक कोकरा और पलामू, अभी भी मुगल इस क्षेत्र के दो भागों से ही गहरा संबंध था। कोकरा और पलामू से बहुत ही प्रेम था, जैसे लड़का लड़की, बहुत ही प्रेम। कब इसको गुलाम नहीं बोल सकते, कब इसको हम अपने अंडर में ले आएंगे, अपने अंडर में ले आएंगे, यह शाहजहां का मानसिकता था। ये बहुत ही अच्छा स्टेट है, इसमें बहुत ही फायदा वाला चीज है, इसको हम अपना अंडर में करने वाले हैं। शाहजहां के शासनकाल के प्रथम चरण में यहाँ का शासक मतलब कहाँ का शासक, कोकरा का शासक दुर्जन सल था, ठीक है। शाहजहां के शासन काल के प्रथम चरण में जो कोकरा का शासक होगा दुर्जन साल था। दुर्जन साल ने केल से मुक्त होने के बाद कोकरा पर लगभग 13 वर्षों तक शासन किया। इसको किसने कैद किया था, इसको किसने कैद किया था, मतलब दुर्जन जो साल है, इसको कौन बंदी बनाया था, इसको तो जहांगीर ने डाल दिया था बंदी बनाकर जेल में, ठीक है। उसके बाद इसने एक चीज बता दिया था, क्या, यह हीरा के बारे में, यह हीरा का बहुत ही बड़ा परखी था, इसलिए बता दिया था ये सही हीरा है, इसलिए इसको जहांगीर ने छोड़ दिया था, ठीक है। उसके बाद 13 वर्षों तक शासन किया। यहाँ लौटने पर उसने अपनी राजधानी खुखरा की जगह सामरिक दृष्टि से अधिक सुरक्षित स्थान दोहसा को बनाया। याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि किसने खुखरा की जगह दोहसा को राजधानी बनाया। क्यों बनाया, क्योंकि सामरिक दृष्टि से अधिक सुरक्षित था, लड़ाई की दृष्टि से बहुत ही अधिक सुरक्षित था, और इसे अनेक सुंदर भवनों से सजाया गया। बहुत बढ़िया बढ़िया भवन इसमें इस एरिया में बनाए गए। किसने बनाया था, दुर्जन साल ने, ठीक है फ्रेंड। तीन और पहाड़ी, एक तरफ से कोयल नदी से घिरा दोहरा शत्रुओं के लिए प्राय दुर्भय था। मतलब जो शत्रु यहाँ पर अटैक कर पाना बहुत ही मुश्किल था, यहाँ पर जीतना बहुत ही मुश्किल था शत्रुओं के लिए, इसलिए यहाँ पर यह राजधानी बनाया दोहसा को, यह याद रखना है। दोहसा में स्थापित भवनों के निर्माण में मुगल स्थापित कला का स्पष्ट प्रभाव है, जिनमें दुर्जन साल का प्रसाद, याद रखना है, दुर्जन साल का प्रसाद नवरत्नगढ़ अथवा नवरत्नगढ़ सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। याद रखना है प्रसाद नवरत्नगढ़ किससे रिलेटेड है, दुर्जन साल, ठीक है। आगे की ओर हम लोग देखेंगे फ्रेंड, आगे की ओर हम लोग देखेंगे, ठीक है। बहुत बढ़िया, समझ में आ गया होगा। यह 5 मंजिला था, किंतु अब केवल 3 मंजिलें ही बची, ठीक है। पूछ सकता है कि नवरत्नगढ़ कितने मंजिले थे, तो 5 मंजिला, लेकिन वर्तमान में 3 मंजिला है। दुर्जन साल के मृत्यु के बाद संभता रघुनाथ शाह शासक बना। दुर्जन साल की जब मृत्यु होती है तो उसके जगह रघुनाथ शाह शासक बनता है, और इसके काल में भी मुगल नागवंशी संबंध सौहार्दपूर्ण बने रहे, ठीक है। इसके काल भी
नागवंशी के साथ रिलेशन मुगलों का बहुत ही बढ़िया रहा। शाहजहां के शासनकाल के अंत तक पोखरा की एकांतिकता का अंत हो चुका था, ठीक है, और वह उत्तर भारत के जनजीवन से संबंध हो गया था। नागवंशी शासक अब सीमावर्ती राज्यों से सुसंस्कृत प्रशासकीय और स्थापित संबंधित परंपराओं को ग्रहण कर रहे थे, ठीक है, मतलब ये जो था नॉर्थ इंडिया के कुछ कल्चर को एडॉप्ट कर रहा था, ठीक है, नॉर्थ इंडिया का याद रखना है। इस तरह इस वन प्रांतर में सत्ता और संस्कृति संबंधित नई अवधारणा का विकास हुआ। अब नई संस्कृति इस एरिया में विकास होने लगा। यद्यपि शाहजहां के काल में ही मुगलों की इस क्षेत्र में अभिरुचि का कारण था हीरा। मुगल क्यों इसमें इंटरेस्ट ले रहा था, तो मुख्य कारण था हीरा। शाहजहां के शासनकाल में पलामू के चेरों और मुगल संबंध और प्रत्यक्ष हो गया, ठीक है। शाहजहां के शासनकाल में जो चेरो था पलामू के और मुगल दोनों के बीच में रिलेशन बहुत ही बेटर था। वस्तुतः इसी क्षेत्र से पलामू का इतिहास क्रमबद्ध और प्रामाणिक जाना जाता है, जान पड़ता है, ठीक है। संभवतः इस क्षेत्र भी कुछ दिनों के लिए चेरो शासक मुगल शासक के नियंत्रण में रहे। कुछ दिनों के लिए क्या था कि जो चेरो शासक होगा वो मुगल के अंडर में रहेगा। शाहजहां के शासनकाल में प्रताप राय चेरो शासक था। पूछा जाता है कि शाहजहां के शासनकाल में पलामू के चेरो शासक कौन था, तो प्रताप राय। शाहजहां ने, ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसे एक हजारी मनसबदार नियुक्त किया। किसे एक हजारी मनसबदार शाहजहां ने नियुक्त किया था, तो प्रताप राय को। ये याद रखना है फ्रेंड, यहाँ से पूछा जाएगा, ठीक है। आगे की ओर देखेंगे, आगे में क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सिंहभूम के सिंह वंश के राजाओं के मुगलों के साथ निकट संपर्क थे। शाहजहां के समय में ही उन्होंने मुगलों को नियमित वार्षिक कर देना स्वीकार किया। मानभूम वर्तमान सिंहभूम धनबाद हजारीबाग क्षेत्र के साथ शाहजहां के संबंधों को स्पष्ट जानकारी का अभाव था, मतलब इसके बारे में उतना नॉलेज या जानकारी नहीं था, ठीक है फ्रेंड। आगे की ओर हम लोग देखेंगे। औरंगजेब के शासन काल में झारखंड की स्थिति क्या था। औरंगजेब के शासन काल में झारखंड प्रदेश भी भारत के अन्य भागों की तरह उसकी साम्राज्यवादी मानसिकता का शिकार हुआ। मतलब औरंगजेब क्या चाहता था, पूरा झारखंड को अपने अंडर में करना। साम्राज्यवादी मतलब एक राज्य जीता फिर दूसरा राज्य को जीतने का सोच। अपने समय में उसने इस क्षेत्र से और अधिक निकट संबंध स्थापित किए, ठीक है। साथ ही मानभूम तथा सिंहभूम जैसे क्षेत्र जो अब तक अछूत रहे अब वास्तविक कर देने के लिए बाध्य किए गए। देखो वहां हम नीचे में बताया था शाहजहां के टाइम पीरियड में जो मानभूम था और सिंहभूम पहले अछूत थे, उसके बारे में उतना मतलब ज्ञान नहीं था, कर नहीं लेते थे। अब औरंगजेब के टाइम पीरियड में इससे भी कर लेने लगे, टैक्स लेने लगे। औरंगजेब के शासनकाल में अधिकांश भाग में कोकरा के नागवंशी राजा रघुनाथ शाह का शासन था। वह अत्यंत धार्मिक प्रवृत्ति और दानी स्वभाव का व्यक्ति था, बहुत ही दानी व्यक्ति था। कौन ना, रघुनाथ शाह, ठीक है। उसका धर्म गुरु हरिनाथ था। हरिनाथ याद रखना है, हरिनाथ किसका, रघुनाथ का जो गुरु था, धर्म गुरु, उसका नाम था हरिनाथ। कहा जाता है कि एक अवसर पर रघुनाथ ने अपना समस्त राज हरिनाथ को दान में दे दिया, या अपने गुरु को पूरे राज दान में दे दिया था। गुरु को रघुनाथ ने पूरे राज को दान में दे दिया था। किसको दिया था, किसने दिया, रघुनाथ ने अपने राजगुरु या धर्मगुरु बोल सकते हैं, हरिनाथ को दान में दिया। जब गुरु हरिनाथ ने इतना बड़ा दान लेना अस्वीकार कर दिया तो रघुनाथ ने घोषित किया कि वह हरिनाथ का दास है, ठीक है। लेकिन उसके गुरु ने नहीं लिया, नहीं लेंगे, इतना बड़ा दान हम नहीं ले सकते। तो क्या किया, रघुनाथ ने घोषित किया कि वह हरिनाथ का दास है। उसने रघुनाथ गुरु के नाम का नाथ शब्द अपने नाम के साथ जोड़ लिया, ठीक है। इसलिए जो नाथ आ रहा है, ये नाथ, ये हरिनाथ का
हरिनाथ का टाइटल को इसने जोड़ा अपने नाम में। आगे सभी 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 नागवंशी राजा अपने नामों में सा और नाथ शब्दों को नाथ शब्दों को जोड़ लेता था। ठीक है, को शामिल करने लगा। ठीक है, या जोड़ लेता, शामिल करने लगा। रघुनाथ शाह ने अपनी राजधानी दोहसा को अनेक भवनों तथा जनों उपयोगी वस्तुओं से सजाया। ठीक है, इसमें जो अपनी राजधानी था दोहसा, उसमें बहुत ही अच्छा चीज से सजाया गया। यहाँ कई मंदिरों का निर्माण भी कराया गया। इन मंदिरों में याद रखना, इन मंदिरों में जगन्नाथ मंदिर सर्वाधिक उल्लेखीय है। ठीक है, उल्लेखीय। तो याद रखना है कि जगन्नाथ मंदिर किसने बनाया था, तो रघुनाथ शाह। इस मंदिर की दीवार पर उत्तीर्ण 2 अभिलेखों से पता चलता है कि रघुनाथ शाह के शासनकाल में 1682 ईस्वी में इसका निर्माण हुआ था। ठीक है, कब हुआ था, 1682। याद रखना है, रघुनाथ शाह ने बोड़िया नामक स्थान पर, बोड़िया नामक, ठीक है, याद, बोड़िया नामक स्थान पर मदन मोहन मंदिर का निर्माण किया। मदन मोहन मंदिर का निर्माण किसने किया, रघुनाथ शाह ने। ठीक है फ्रेंड, हरि ब्रह्मचारी द्वारा चुटिया में राम सीता मंदिर का निर्माण किया था। याद रखना है, हरि ब्रह्मचारी द्वारा किया गया था। रघुनाथ शाह के शासनकाल में स्थापत्य संबंधित निर्माण कार्यों से प्रेरित होता है कि कोकरा राज आंतरिक रूप से समृद्ध थे। याद रखना, इसका मतलब होता है कैसे पता चलता है कि कोकरा राज बहुत ही स्ट्रॉन्ग थे, तो उसका मेन कारण है वहां पर स्थापित कला बहुत बन रहा था, मतलब बहुत ही स्टेचू बन रहा था, बहुत ही टेम्पल्स बन रहा था। इससे पता चलता है कि जो कोकरा राज है, कोकरा राज के पास बहुत ही पैसा है। याद रखना, बहुत ही माल है। हाँ, इसके काल में मुगलों का केवल एक आक्रमण हुआ। याद रखना है, इसके काल में मुगलों का केवल एक ही आक्रमण हुआ था। उसके बाद देखेंगे चेरो वाला सेगमेंट। ठीक है, कोकरा वाला देखिए, अब चेरो वाला। चेरो पलामू शासक मेदिनी राय ने कोकरा पर आक्रमण कर राजधानी में लूटपाट की। अब क्या करेगा, जो पलामू का शासक होगा मेदिनी राय, उसने क्या किया कि कोकरा पर अटैक कर दिया, कोकरा पर अटैक कर लिया और सब लूट लिया। सब क्या मेदिनी राय ने लूट लिया, कोकरा को लूट लिया फ्रेंड, लूट लिया। ठीक है, मेदिनी राय ने यहाँ से लूटी गई संपत्ति के अलावा पत्थर का दरवाजा भी था, एक पत्थर का दरवाजा भी था, जिसे मेदिनी राय के पलामू के नया किला में लगाया गया, जो आज भी नागपुर दरवाजा के नाम से जाना जाता है, नागपुर दरवाजा। ठीक है, यह कहां से लाया गया था, याद रखना है, यह कहां से लाया गया, किससे लूटा गया था, किसने लूटा, मेदिनी राय ने लूटा, कोकरा से। ठीक है फ्रेंड, याद रखना है। रघुनाथ शाह की मृत्यु के बाद राम शाह शासक हुआ। इसके समय भी मुगल नागवंशी संबंध बहुत ही स्थापित, बहुत ही सौहार्दपूर्ण था, मतलब बढ़िया था, गुड। आगे की ओर हम लोग देखेंगे। औरंगजेब के शासन काल के प्रारंभिक वर्षों में पलामू का चेरो राजा मेदिनी राय था। ठीक है, जो पलामू का राजा होगा मेदिनी राय, उसने 1658 से 1674 ईस्वी तक राज्य किया। कब से कब, इतना तक, ये भी पूछा जा सकता है। संभवतः शुरू में उसने मुगल सत्ता को स्वीकार कर लिया था, इसने मेदिनी राय ने, लेकिन शाहजहां के पुत्रों के उत्तराधिकारी की लड़ाई का उसने भरपूर फायदा उठाया। जब शाहजहां का पुत्र था, पुत्रों में लड़ाई हो रहा था, ठीक है, तब इसने फायदा क्या उठाया कि अपने फिर इस राज्य को अपने अंडर में कर लिया, किसने, मेदिनी राय ने। चलो अपनी परंपरागत मुगल विरोधी नीति की ओर लौट चुके थे और अपने सुरक्षित आश्रय स्थल के कारण मुगल प्रदेशों पर आक्रमण कर लूट मचाना शुरू कर दिया था। यह अपने को इंडिपेंडेंट कर लेता है। चेर का जो राजा था मेदिनी राय, अब उल्टा लूटता है मुगलों को। वस्तुतः इस स्वतंत्र पीढ़ी जातियों को मुगलों का नामात्र का आधिपत्य भी स्वीकार नहीं था।
ठीक है। उसने मुगलों को ना केवल कर देना बंद किया, बल्कि सीमावर्ती मुगल प्रदेशों को आक्रांत करना भी प्रारंभ कर लिया। इसने कर कर कुछ नहीं देता था, और और उसी को मुगल के एरिया को ही उसने छीनने लगा था, मुगल के एरिया को इसने अटैक करने लगा। यह स्थिति औरंगजेब जैसे साम्राज्यवादी शासक के लिए आशा थी, औरंगजेब के लिए आशा थी। इसको औरंगजेब इतना साम्राज्यवादी होते हुए भी इसके एरिया को छीन लेता था मेदिनी राय, तो इसको खराब लगने लगा। किसको? औरंगजेब को। तो क्या करेगा औरंगजेब? औरंगजेब ने बिहार के सूबेदार दाऊद खान को पलामू पर आक्रमण करने और चेरो राजा को कर वसूलने का आदेश दिया। क्या औरंगजेब ने ऑर्डर दिया? बिहार के सूबेदार जाओ पलामू पर अटैक कर दो और वहां कर वसूलने का आदेश दिया जाए, वहां सब हम कर वसूल करेंगे। याद रखना, उसको बोल देना है मेदिनी को। उसने बिहार के कई जागीरदारी और फौजदारों को भी दाऊद के इस अभियान में सहायता करने का आदेश दिया। ठीक है। फलस्वरूप या फलता 23 अप्रैल 1660 से पलामू के चेरो शासक के विरुद्ध लंबा सैन्य अभियान शुरू हुआ, जो दिसंबर 60 तक चला। 1660 तक चला। अतः चेरो की पराजय हुई और मेदिनी राय भाग गए। ठीक है। चेर अब हार गए थे। बहुत मारा था दाऊद खान ने, चेर जो शासक था मेदिनी राय, उसको बहुत मारा था। अच्छा लगा। पलामू विजय अभियान दाऊद के सैनिक जीवन की महत्वपूर्ण उपलब्धता थी। इस अभियान में उसने सामरिक कुशलता, तत्काल निर्णय शक्ति और नेतृत्व का परिचय दिया। ठीक है। पलामू विजय की स्मृति में दाऊद ने 1662 में पलामू के पुराने किले में एक मस्जिद बनाया। याद रखना है, जो पलामू के पुराने किला था उसमें एक मस्जिद बनाया था। किसने? दाऊद खान ने कराया। वहां से लौटते समय दाऊद खान पलामू किला का सिंह दरवाजा अपने साथ लेता गया और उसे दाऊद नगर स्थित अपनी गढ़ी में लगाया। ठीक है। दाऊद नगर स्थित अपनी गढ़ी में लगाया। क्या? सिंह दरवाजा को। ठीक है। कहां से ले आया था? पलामू से। ये याद रखना है, पलामू से। किसने? दाऊद जी ने। आगे की ओर हम लोग देखेंगे कि क्या और इंपॉर्टेंट पॉइंट। पलामू विजय के बाद वहां पर फौजदार के रूप में मनकली खान की नियुक्त की गई। ठीक है। फौजदारी के रूप में किसको नियुक्त किया गया? कहां पर? पलामू पर। मनकली खां। ठीक है। जो कि 66 तक रहा। मनकली खां के बादले के बाद वहां का शासन बिहार के सूबेदार के हाथ में आ गया। ठीक है। ये जब खत्म होगा तो यहाँ का जो सूबेदार होगा उसके अंडर में शासन आ जाएगा। दाऊद से पराजित होने के बाद मेदिनी राय सरगुजा भाग गया था और मन कलिखा के हटते पुनः पलामू लौट आया। ठीक है। जब मन खली हटेगा फिर पलामू आ जाएगा मेदिनी राय और अपने खोए राज्य पर अधिकार कर लेगा। फिर से अपने राज्य को अपने अंडर में कर लेगा मेदिनी राय। मेदिनी राय को न्यासी राजा कहा जाता है। याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मेदिनी राय को न्यासी राजा कहा गया। उसने शीघ्र ही पलामू को विपन्नता से उभार कर समुद्री के शिखर पर लाकर बैठा दिया गया। फिर से पलामू में इकोनॉमिकली बहुत ही डेवलपमेंट होने लगा और उसे टॉप लेवल पर मेदिनी राय ने कर दिया। ऐसा लगता है कि उसके अधीन पलामू की सुधरी हुई दशा को ध्यान में रखकर मुगलों ने पलामू को उसके अधीन ही रहने दिया। ठीक है। मुगलों ने देखा कि जो ये मेदिनी राय है वो पलामू के लिए बहुत ही अच्छा काम कर रहा है, इसलिए उसी के अंडर में रहने दे दिया। हाँ, आज भी पलामू वासियों मेदिनी राय के काल को चेरो शासन का स्वर्ण युग के रूप में स्मरण करते। याद रखना है, ये पूछा जाता है चेरो शासन का स्वर्ण काल किस शासक के काल को कहा जाता था? तो मेदिनी राय के। ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाया था इस क्षेत्र में। मेदिनी राय के पलामू की गद्दी पर पुनः स्थापित हो जाने पर औरंगजेब ने इस क्षेत्र में रुचि लेना बंद कर दिया और यहाँ पर मुगल के नामात्र सही संप्रभुता बनी रही। मतलब नामात्र का यहाँ पर उसका संप्रभुता था। तो आज हम लोग देखे कि मुगल काल में झारखंड की क्या कंडीशन थी। एक
कहानी के रूप में। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना है फ्रेंड, लाइक करना है वीडियो को, और इस वीडियो को अपने दोस्त को शेयर कर देना है ताकि मेरा सब्सक्राइबर बढ़ सके। ठीक है, नहीं तो सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।